इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन की तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस अपना हेडफोन लगाए। हेलो, अरे जकी भाई, आप पी के वीडियो सबसे शुरू में क्यों डाल देते हो? बाकी यूट्यूबर्स की तरह एंड में क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह एग्जाम टाइम में व्यूज बटोरने के लिए नहीं, सेशन के स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बड़े मस्त पे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो पापा सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। और जो कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम जकी है, मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो जकी सौदागर फिजिक्स चैनल में ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आप लोग के लिए पार्टी सीरीज चल रही है, जहाँ क्लास 12 के लिए हम लोग वन शॉट कवर अप कर रहे हैं मजेदार वे में। तो चेकआउट जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी बने। इसी के साथ साथ इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का यूनिट नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स। डिटेल में कवर अप करेंगे, एक एक चीजों को अच्छे से देखेंगे और एक एक चीजों को पढ़कर अच्छे नंबर स्कोर करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को अच्छे से देख लो, उसके बाद घर पे बैठकर बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। तो बस एक अच्छी बुक ले लो जिसके थ्रू तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर अप हो सके। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं ओसवाल गुरुकुल की सीबीएसई 10 ईयर सॉल्व पेपर, जिसके अंदर आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप है लास्ट 10 साल के सीबीएसई में जो आए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सीबीएसई में फिजिकल एजुकेशन में तो हर क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर इतना कर लोगे सफिशिएंट। अब आपको लग रहा हो इतनी मोटी बुक, याद रखो एक बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट हैं। मान लो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो जो आपके पांचों सब्जेक्ट है, चाहे आप ह्यूमैनिटी से हो, कॉमर्स से हो, आपके जो पांचों सब्जेक्ट है एक ही बुक के अंदर कवर अप है, इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन। तो तगड़ी बुक है जिसके अंदर आप लोगों को फिजिकल एजुकेशन के अलावा बाकी और आपके 4 सब्जेक्ट, मतलब टोटल 5 सब्जेक्ट कवर अप हो रहे। और बोर्ड्स 2024 के लिए बुक रहने वाली है। तो इस बुक को अपना साथी बनाए और अपने प्रिपरेशन में इसको आप लोग रखें, सो दैट आपके प्रिपरेशन को और बेस्ट बना सकती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग इसको परचेज कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2, या जिसका नाम है यूनिट नंबर 2, चिल्ड्रन एंड वुमेन एंड स्पोर्ट्स। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है किस पे डिपेंड करता है भाई, कि बच्चों को अगर स्पोर्ट्स में लेकर आए तो किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस आने वाले हैं, हेल्थ बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और वुमेन्स को भी अगर स्पोर्ट्स में लेकर आते हैं तो कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, और स्पेसिफिकली वुमेन्स के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो डेडिकेटेड चैप्टर इन दोनों के ऊपर देखने को मिलने वाला है। बेचारे मर्द की तो कोई इज्जत ही नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स के लिए मेरा डेडिकेटेड चैनल है, जहां पे मैंने क्लास 12 के लिए पार्टी सीरीज लॉन्च कर दिया हूं। वन शॉट सीरीज है, आप जाके देख सकते हो, फुल ऑन एंजॉय कर पाओगे सेशंस को और तगड़ी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो तो मुझे इंस्टा में फॉलो अप कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना और ग्रुप को, सो दैट वहां पे सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगी। अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, न्यू टेक्स्ट बुक मेरी लॉन्च हो चुकी है 2023-2024 के लिए। सेकंड एडिशन रहने वाला है। अभी ये ई बुक फॉर्मेट में अवेलेबल है गूगल प्ले बुक और अमेजॉन किंडल के अंदर। तो अगर आप ई बुक फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और अगर आप फिजिकल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो पेपर बैक एडिशन में, तो कुछ दिन के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सभी चीजें वहीं पे अपडेट हो जाएगी, वहीं से जाके आप परचेज कर पाओगे। और अभी 50% ऑफ चल रहा है मेरी बुक्स में, ई बुक फॉर्मेट में। तो जाइए और उसको लीजिए और अपनी घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसके अंदर वही चीजों को मैंने ऐड ऑन किया हूं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के काम का है। सिंपल लैंग्वेज में जो चीज आपको मिल सके वो इसके अंदर है, आप लोग को इजी टू अंडरस्टैंड है। सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग को दे दिया हूं, सभी चीजें हैं, एकदम बहुत तगड़ी वाली बुक है, जरूर देखें और अपनी प्रिपरेशन में इसको साथ ही बनाएं। इसके अलावा आप में से काफी सारे लोग भिड़े थे कि भैया क्या पढ़ाने वाले हो। अरे भाई 2023-2024 का ही पोर्शन हम लोग कवर अप करने वाले। लास्ट ईयर का अगर मेरा वीडियो देखोगे और इस ईयर के वीडियो में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि टॉपिक यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए गए। लास्ट ईयर काफी कम सिलेबस था। अब इस साल की अगर बात करें तो ये 2 नए टॉपिक को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चलिए इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो यार बेसिक सी बात जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि यार स्पोर्ट्स की फील्ड में काफी ज्यादा बेनिफिट हर इंसान को मिलता है, चाहे वो चिल्ड्रन हो या वुमेन हो। तो अगर आप उनका पार्टिसिपेशन कराओगे तो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स उन लोग को मिलेंगे, डिजीजेस से दूर रहेंगे। और कैसे हमें छोटे बच्चों को इनिशियल टाइम से ही फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ इंडल्ज करना चाहिए, सो दैट वो लोग आगे जाके एक बेटर लाइफ जी सके। तो पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोग को यही सब चीजें देखने को मिलने वाली है। अब जो चैप्टर का पहला टॉपिक है इसका नाम है एक्सरसाइज गाइडेंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। मतलब क्या, WHO ने अपने तरफ से डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज की गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी है।
उसको हमको डिस्कस करना है। क्लियर दोस्त? अब ये टॉपिक में ना थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइफ की स्टेजेस कैसी होती है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग ये देखने वाले हैं कि बाय बर्थ से लेकर ओल्ड होते तक के कौन कौन सी स्टेज हमारे को हमारी लाइफ के अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले होती है इन्फेंट, जिसको कहते हैं कि बाय बर्थ से लेकर 1 साल तक की एज को इन्फेंट कहा जाता है। 2 से 4 साल के बच्चे को कहा जाता है टॉडलर। चाइल्ड कहा जाता है 5 से 12 को। 13 से 19 को कहा जाता है टीनेज। और एडल्ट कहा जाता है 20 से लेकर 39 तक। इंग्लिश मीडियम क्या करे, 39 को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। मिडिल एज एडल्ट को कहा जाता है 40 to 59। और सीनियर एडल्ट या फिर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में 60 प्लस वाले लोग देखने को मिल जाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक्सरसाइज गाइडेंस पढ़ना है WHO की तरफ से डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। तो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई डिफरेंट टाइप की बुक्स हो या किसी और यूट्यूबर को अगर आप लोग देख लोगे तो वो ये बताएंगे कि यार WHO ने एक्चुअल में एक्सरसाइज गाइडलाइंस प्रोवाइड करे हैं बाय बर्थ से लेकर 5 साल के बच्चों तक के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रहा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट WHO का, देख लो भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है। और इसी के थ्रू ही आप लोग का सिलेबस का पोर्शन लिया गया, WHO गाइडलाइंस फॉर फिजिकल एक्टिविटी। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये इसका कंटेंट है। क्लियर दोस्तों? इस कंटेंट के अंदर अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस की बात हुई है, एडल्ट की बात हुई है, ओल्ड एडल्ट की बात हुई है। यहाँ पे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बाय बर्थ से लेकर जो 5 साल तक की एज वाले उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली WHO ने कुछ गाइडलाइंस नहीं बताया। तो कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। अब चलिए पहले बात कर लेते हैं। तो WHO ने स्पेसिफिकली क्या किया है? WHO ने पब्लिश किया है गाइडलाइंस, जिसके थ्रू आप लोगों को करना क्या है कि यार जो भी स्पेसिफिक एज ग्रुप है उनको उस तरीके से एक्सरसाइजेस करना है, उतने टाइम को देते हुए करना है। कौन कौन सी करना है ये सभी WHO ने आपको बताया है। अब जो WHO ने यहाँ पे बताया है गाइडलाइंस, ये क्यों किया है कि यार डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हेल्दी रह सके, फिट रह सके, फिजिकली एक्टिव रह सके और ढेर सारी डिसीजेज जो आज के टाइम में हमको देखने को मिल रही है, लाइक डायबिटीज हो गया, मोटापा हो गया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो गए, कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, इन सब से हम दूर रह सके और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फिजिकली फिट बना के रख सके। तो इसलिए WHO ने गाइडलाइंस को दिया है। अब कौन कौन सी एज ग्रुप्स के लिए दिया तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड गाइडलाइंस नहीं दी गई है, बट हाँ थोड़ा बहुत हम लोग खुद से समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि उनको मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे रहते तो झुंझुना पुनपुना दे देते कि उनके हैंड की मूवमेंट हो जाए, फाइन मोटर ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हो सके उनका। उनको छोटी मोटी बॉल दे देते खेलने कूदने के लिए, सो दैट वो लोग थोड़ा सा इधर उधर हो सके, मूव कर सके। मूव करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी होंगी तो उनकी बॉडी के अंदर डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। बेसिक लेवल के यहाँ पे एक्सरसाइजेस हर इंडिविजुअल कंट्री में कराए जाते हैं, हर इंडिविजुअल घर में कराए जाते हैं। तो स्पेसिफिक WHO की तरफ से कोई स्पेसिफाइड नहीं है। आप लोग उनके साथ कैच खेल लो, आप लोग उनके साथ यार मतलब कुछ भी खेल लो छोटे बच्चों के साथ। यार मैं क्या बोलूं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करता हूं WHO ने किन के बारे में बताया तो इनके बारे में बताया। देखो ये 3 के बारे में WHO ने बताया। अगर आपकी बुक वाले बोल रहे हैं कि ये वाला भी है तो WHO की तरफ से नहीं। ये PDF दिखा दिया हूँ, ऑफिशियल WHO के अंदर से आप लोग को दिखा रहा हूँ। इससे ये ना हो कि यार भैया आप तो कुछ भी ज्ञान देते हो, तो जो रियलिटी है सो बता रहा हूँ। ये कोई और यूट्यूबर पढ़ा रहा है तो आप उसकी बात मान के मेरे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो कि यार भैया आपने वो टॉपिक छोड़ दिया। नहीं, जो WHO ने दिया है रिकमेंडेशन 3 ग्रुप के लिए हम उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है चिल्ड्रन और एडोलेसेंस के लिए। तो WHO ने इसके अंदर जो कैटेगरी रखा है वो रखा है 5 साल से लेकर 17 साल के बच्चों के लिए। WHO ने ये कहा है कि जो इस एज ग्रुप के अंदर आते हैं उन सबको एटलीस्ट 60 मिनट की मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए, और अगर वक्त रहे तो आप लोग इंटेंस एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हो। और WHO का कहना है कि ये जो एक्सरसाइजेस है ये डेली परफॉर्म होना चाहिए। इसी के साथ साथ WHO ने यह कहा कि इन एक्टिविटीज में आप लोग को खास तौर पे ख्याल रखना है कि आप लोग रनिंग करो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, स्पोर्ट्स खेलने जाओ, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, जो भी आप लोग को फेवरेट लगता हो। इसी के साथ साथ डांसिंग वगैरह को भी आप लोग को इंक्लूड करना चाहिए, जो इसी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसी के अलावा WHO ने यह भी रिकमेंड किया है कि आप लोग को मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज पे भी फोकस करना है। मतलब क्या? ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपकी मसल्स को डेवलप कर सके। तो WHO का कहना है कि एटलीस्ट हमें वीक में 3 बार तो ऐसी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए जिसके थ्रू हमारी मसल्स का डेवलपमेंट हो सके। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे WHO ने बताया है कि पुशअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, पुलअप्स हो गए, बेसिक फॉर्म की जो बॉडी वेट के फॉर्म में जो एक्सरसाइजेस होती है ना उनको परफॉर्म करना है। याद रखना एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो मसल ट्रेनिंग हो रही है वो बिना वेट ट्रेनिंग के हो रही है। मतलब वजन नहीं उठाना है जिम की तरह, आपको बॉडी वेट के थ्रू करना है। जिम्नास्टिक वाली जो एक्सरसाइजेस रहती है उन सबको परफॉर्म करना है। तो ये है गाइडलाइंस यार चिल्ड्रन और एडोलेसेंस के लिए। अब बात करते हैं अगली एडल्ट के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्रुप को डिफाइन किया गया है कि 18 साल से लेकर 64 ईयर्स तक के। तो यहाँ पे जो बात हुई है वो ये हुई है कि एटलीस्ट एडल्ट लोगों को वीक में 150 से लेकर 300 मिनट तक के एक्सरसाइज परफॉर्म जरूर करना चाहिए मॉडरेट फॉर्म में, या फिर 75 से लेकर 150 मिनट इंटेंस एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। वो भी किस तरीके की? एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज। और ये जो एक्सरसाइजेस
एक्सरसाइजेस है ये बताया गया वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, यार इतने मिनट्स तो एटलीस्ट करना है सो दैट आप लोग फिजिकली फिट रख सको अपने आप को। इसके अंदर ये चीज भी मेंशन करी गई है कि आप लोग को हो सके तो वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, साइकिलिंग करना है, स्विमिंग करना है, डांसिंग करना है, जिसके थ्रू आप लोग ये एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा जैसे इससे पहले में भी मसल ट्रेनिंग पे फोकस किया गया था, यहाँ पे भी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए ध्यान देना है आप लोग को, और आप लोग को कुछ ऐसी एक्सरसाइज करना है जिससे मसल्स आप लोग की बिल्डअप हो सके। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे बात यह है कि आप लोग को वेट लिफ्ट करके यहाँ पे एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है, जैसे जिम में आप लोग करते हो। तो स्पेसिफिकली यहाँ WHO कह रहा है कि आप वेट लिफ्टिंग जरूर करें, जिसके थ्रू आप लोग का मसल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, मसल कंपोजिशन बेटर हो सके और मसल मास आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके एज कंपेयर टू फैट परसेंटेज। अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में कह दिया कि पुशअप्स कर सकते हो, सेटअप्स कर सकते हो। जिम के अंदर अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है, बेंच प्रेस हो गया, स्क्वाट्स हो गए वेट वाले, आप लोग डेडलिफ्ट कर सकते हो। तो अलग अलग एक्सरसाइजेस है, अगर आप जिम जाओगे तो वहां पे आप लोग ये सभी एक्सरसाइजेस देखने को मिल जाएगी। तो ये सभी गाइडलाइंस प्रोवाइड हुई WHO की तरफ से इन एज ग्रुप के लोगों को। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ओल्डर एडल्ट, मतलब कि जो एजेड पर्सन है उन लोगों की, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड ग्रुप दिया गया है 65 या 65 से ज्यादा के जो एज के लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे कहा गया कि एटलीस्ट उन लोगों को 150 से लेकर 300 मिनट तक के पर वीक मॉडरेट एक्सरसाइजेस करना है, वो भी किस फॉर्म की, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज के फॉर्म में, या फिर 75 से लेकर 150 मिनट की इंटेंस एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करना है पर वीक। अब याद रखिएगा यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं कि इतना करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे एजेड पर्सन है तो अगर उनकी जो एबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई यार एजेड पर्सन है, ज्यादा हमको फोर्स नहीं कराना जिससे कि यार उनकी तबियत खराब हो जाए, उनको प्रॉब्लम्स हो जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि हो सके तो वॉकिंग जरूर करें, डांसिंग करें, गार्डनिंग करें, साइकिलिंग जरूर करें। ये एक्सरसाइज को यहाँ पे रिकमेंड किया गया है WHO की तरफ से। इसी के साथ साथ WHO ये भी रिकमेंड कर रही है इन एज ग्रुप के लोगों को कि यहाँ पे मसल ट्रेनिंग पे आपको फोकस नहीं करना है, आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करें ऐसी एक्सरसाइज पे जो आपकी बॉडी का बैलेंस कर सके या बैलेंस आप लोग को बनाने में मदद कर सके। क्योंकि जो एजेड पर्सन रहते हैं उन लोग है ना अपना बॉडी का बैलेंस खोने लग जाते हैं, उसको वापस से रिवर्स बैक करना है तो बैलेंस एक्सरसाइजेस अलग अलग टाइप की करना पड़ेगा, वो अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे और गलती से भी वो गिर नहीं पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो एजेड पर्सन रहते हैं वो चलते फिरते एकदम से अनबैलेंस हो जाते हैं और गिर जाते हैं। तो गिरने से बचने के लिए यहाँ पे बैलेंस फॉर्म की जो एक्सरसाइजेस होती है उनको परफॉर्म करने को कहा गया है मिनिमम 3 दिन वीक में। अब जो आप लोगों ने गाइडलाइंस देखे स्पेसिफिक एज ग्रुप्स की, अब आपको लग रहा होगा कि WHO कह रही है मतलब एकदम करो। WHO ने ये भी कहा है कि जो भी गाइडेंस आप लोग को दी गई है ये जनरल रिकमेंडेशन है, एक आइडल फॉर्म के आप लोग को गाइडलाइंस दी गई है। अलग अलग लोग के हिसाब से, अलग अलग पर्सन के हिसाब से ये चीजों को वरी भी किया जा सकता है। तो बेटर है कि आप लोग पहले किसी हेल्थ एक्सपर्ट या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशन वाले पर्सन से कंसल्ट करें और उनके थ्रू या उनके रिकमेंडेशन के फॉर्म में आप लोग जो भी आप लोग का गोल है या जिस तरीके से आप लोग को फिजिकली फिट होना है उनके अकॉर्डिंग आप लोग चलते हुए करें। बाकी मिनिमम इतना तो करना ही है, इसको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, ये WHO का कहना है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सब लोग को। अब आप बोलोगे भैया यार ये क्या बात हुई, अरे सोच लो कोई इंजर्ड पर्सन है तो फिर उसके लिए तो अलग फॉर्म की एक्सरसाइज करवाना ही पड़ेगा। अब हो सकता है किसी को मेडिकल कंडीशन है, कोई मोटा है ज्यादा, तो यार भाई उसको अलग फॉर्म की एक्सरसाइज कराना पड़ेगा एज कम्पेयर टू जो फिजिकली फिट है। तो सब चीजें अलग अलग होती है, कंफ्यूज मत हो, ये सभी आइडियली गाइडलाइंस है। तो चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका। अभी भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, छोटे बच्चे मतलब कि 5 साल से अंदर वाली मत कैटेगरी को इंक्लूड करना, क्योंकि वो WHO के देखो इस पूरे के पूरे जो PDF है इसके अंदर खुद भी इंक्लूड नहीं किया गया। क्लियर दोस्तों? तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जितना फ्री मूवमेंट हो सकता है उनको कराने की कोशिश करना है। एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दी गई, लेकिन हाँ उनको भी फिजिकल एक्टिविटीज करवाना है। ये मत सोचो कि बस पड़े रहेंगे वो 4 साल तक के, जैसे 5 साल होगा कहती हुंदी सी चल तकरा बना दे फिर एक्सरसाइज करना चालू, ऐसा नहीं है भाई। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। इसका मतलब ये कि मान लो आप एकदम सिंपल चलते हो, सीधे जैसे चलते नॉर्मली, और मान लो आपके पैर में लग गई तो आप क्या होगे, टेढ़े मेढ़े चलने लग जाओगे। मतलब क्या हुआ, आपके पोस्चर के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज आ गई। तो ऐसी कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है जिसको हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी उसका नाम है स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर एक ऐसी टाइप की डिफॉर्मिटी है जिसमें कि आपकी स्पाइन के अंदर किसी भी टाइप का कर्व आ जाए जिसकी वजह से चलने में दिक्कत आने लग जाए, वो होता है स्पाइनल कर्वेचर। तो बेसिकली स्पाइनल कर्वेचर कैसे हो जाती है, अगर बहुत हैवी वेट अगर आप मतलब अपने सर पे रख के इधर से उधर जा रहे हो, कर रहे हो, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। मोटापे की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा भी और ढेर सारे यहाँ पे रीजंस हो सकते हैं। तो याद रखिएगा जो स्पाइनल कर्वेचर है इसको 3 तरीके से यहाँ डिफाइन किया गया। पहला है काइफोसिस, दूसरा है लॉर्डोसिस और तीसरा है स्कोलियोसिस। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है काइफोसिस। इसमें याद रखना आपकी सीधी स्पाइन थी। काइफोसिस में क्या होता है, आपकी स्पाइन आगे की तरफ झुक जाती है, तो वो है काइफोसिस वाला प्रॉब्लम। अगर आप लोगों ने गांव की कुछ बुजुर्ग
औरतों को देखे होंगे या फिर दादी लोगों को देखे होंगे तो झुक झुक के चलती है, हाँ है ना, उनको ज्यादातर काइफोसिस वाला प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें कि जो स्पाइन है वो आगे की तरफ बेंड हो जाती है, उसे कहते हैं काइफोसिस वाला प्रॉब्लम। अब ये कैसे हो जाती है? माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है, इसी के साथ साथ हैवी लोड रेगुलर अगर आप उठा रहे हो उसकी वजह से हो सकती है, और वीक मसल्स की वजह से हो सकती है। इसके अलावा इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो अगर आप लोग धनुरासन परफॉर्म करोगे तो इसको ठीक कर सकते हो, या अगर आप सोते टाइम पे पिलो बैक में रखकर यूज करोगे तो भी इसको ठीक कर सकते हो। इसके बाद अगला होता है लॉर्डोसिस। तो लॉर्डोसिस में क्या होता है स्पेसिफिकली देखो, काइफोसिस में आपकी स्पाइन आगे की तरफ झुक गई थी, लॉर्डोसिस में ऐसी हो जाती है, मतलब जो कमर वाला रीजन है वहां से स्पाइन अंदर की तरफ चल जाती है, उसे कहते हैं लॉर्डोसिस, जिसको कहते हैं हम लोग इन्वर्ट कर्वेचर। तो अगर आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा को देखे होंगे तो ऐसा झुक कर रहता है, तो उसको लॉर्डोसिस वाला प्रॉब्लम है। क्लियर दोस्तों? अब ये कैसे हो जाता है? इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स की वजह से हो जाता है, और साथ ही साथ अगर कोई बहुत मोटे लोग को देखे होंगे ऐसे ही चलते हैं ना वो लोग कभी, क्योंकि उनका पेट उनके शरीर से लगभग 150 सेंटीमीटर बाहर निकला रहता है। चुप करे मैनेजर। तो उनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए जानबूझ के उनको ऐसा होना पड़ता है, और कंटिन्यूअसली ऐसा रहने की वजह से इन्वर्ट कर्वेचर हो जाता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? हलासन या फिर सिटअप्स को करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो अगला होता है स्कोलियोसिस। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले एक चीज समझ लेते हैं। देखो ये है, मान लो प्रॉपर वे में आप लोग की स्पाइन, इस तरीके से स्पाइन है, अरे 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 इस तरीके से आप लोग की स्पाइन, ये नॉर्मल स्पाइन हो गई। मान लो अगर स्पाइन जो है आगे की तरफ झुक गई इस तरीके से, इस तरीके से ऊपर से आगे की तरफ झुक गई तो वो क्या है? काइफोसिस। मान लो आपकी स्पाइन अंदर की तरफ से झुक गई तो ये क्या है? लॉर्डोसिस, जिसमें आप बाघा की तरह हो गए। और मान लो जब आप पीछे खड़े हो, मतलब कुछ इस तरीके से आप पीछे से खड़े होकर देखोगे तो आपकी स्पाइन जो है वो लेटरल शिफ्ट ले लेगी। जैसे मान लो ये आपकी सिंपल स्पाइन है और ये हो गई टेढ़ी, दिख रहा है एस टाइप का शेप दिखने लग गया, लेटरल शिफ्ट हो गया, तो इसे कहेंगे स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस एक किस्म का ऐसी टाइप की डिफॉर्मिटी है जिसमें कि आपकी स्पाइन लेटरल शिफ्ट ले लेती है और एस टाइप का यहाँ पे शिफ्टिंग देखने को मिल जाती है आपकी स्पाइन के अंदर, इसे कहते हैं स्कोलियोसिस, और इसे कहते हैं हम लोग साइडवे कर्वेचर। ये कैसे हो जाती है? तो अगर आप लोग के जो पैर है छोटे बड़े हो गए हो तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। मैं उस पैर की बात नहीं कर रहा था। इसी के साथ साथ अगर आपको पैरालिसिस वगैरह ना हो कभी, ऐसा मतलब किसी पर्सन को हो गया हो, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। रेमेडी क्या है इसकी भाई? तो आप लोग स्विमिंग करके इसको ठीक कर सकते हो। बैक स्ट्रोक वाली जो रहती है ना स्विमिंग, उसके थ्रू ये ठीक हो जाता है। यहाँ स्विम भाई लिखा हुआ, भाई तो एक ही है, सॉलमन भाई। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? यहाँ स्विम भाई नहीं है, स्विमिंग है। अगला जो हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटी, इसका नाम है नॉक-नी। इसमें क्या होता है, जो आपके नीज रहते हैं, जो घुटने रहते हैं, वो अंदर की तरफ इस तरीके से हो जाते हैं। मान लो ये नॉर्मल घुटने, तो ये अंदर की तरफ जब हो जाएंगे तो इसे कहेंगे नॉक-नी वाला प्रॉब्लम। तो बहुत ही मेजर पोस्चरल डिफॉर्मिटी है। इसमें चलने में बहुत तकलीफ होती है। चलने में जब तकलीफ हो रही है तो दौड़ने में तो किस लेवल की होगी मैं क्या बताऊं। सोचो यार, दौड़ रहा आदमी और पैर टकरा रहे हो उसके एक दूसरे से, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। खड़े रहने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे यहाँ पे इश्यूज देखने को मिलते हैं। कैसे हो जाता है? अगर आप लोग लैक ऑफ बैलेंस डाइट कंज्यूम करोगे, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस अपनी डाइट के अंदर, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसी के साथ साथ इसका रेमेडी क्या है, कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? तो पद्मासन करो या फिर गोमुखासन करो तो ठीक हो जाएगा। हॉर्स राइडिंग करोगे तो भी ठीक हो जाएगा, और अगर इन दोनों के बीच में एक पिलो रखकर सोगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद होता है बोलैक। बोलैक क्या है? नॉक नी का एकदम अपोजिट। जैसे नॉक नी में नीज एक दूसरे को नॉक नॉक कर रही थी, टकरा रही थी, बोलैक में क्या होती है, नीज एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है। मान लो ये नॉर्मल नीज है तो नीज यहाँ से दूर दूर हो जाती है, बाहर की तरफ चल जाती है, उसे कहते हैं बोलैक वाला प्रॉब्लम। अब ये जो बोलैक वाला प्रॉब्लम है कब होता है? अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तब हो जाए, बोन की डेफिशिएंसी नहीं, मतलब बोन के अंदर। इसके अलावा जो रेमेडी है वो क्या होगी? विटामिन डी की कमी होने की वजह से। अब कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आप लोग विटामिन डी रेगुलर कंज्यूम करोगे, बैलेंस डाइट कंज्यूम करोगे तो ये ठीक हो सकता है, और सर्जरी से भी इसको ठीक किया जा सकता है। अगला होता है राउंड शोल्डर वाला प्रॉब्लम। राउंड शोल्डर वाला प्रॉब्लम क्या है भाई? इसमें क्या होता है, जो शोल्डर है आपके राउंड हो जाते हैं। कैसी बात कर रहे हो भैया? मतलब ये कि देखो ये नॉर्मल शोल्डर है, ये जो भैया का दिख रहा है, अब ये जो शोल्डर है ये आगे की तरफ ऐसे झुक जाए तो ये राउंड शोल्डर वाला प्रॉब्लम हो सकता है। ज्यादा देर आप क्लास में ऐसे बैठे रहते हो ना तो भी ये प्रॉब्लम आप लोग को हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप किसी को इंप्रेस करने के चक्कर पे 2 साइज छोटा वाला कपड़ा पहनकर उसके सामने ये बता रहे हो कि मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, मेरी मसल्स दिख रही है, तो ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली होगा, क्योंकि टाइट क्लोथ पहनने की वजह से राउंड शोल्डर होता है। और अगर किसी के मम्मी पापा वगैरह को है, किसी को है, तो भी ये हो सकता है, क्योंकि ये हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है। कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? तो चक्रासन, धनुरासन अगर परफॉर्म करोगे तो इसको ठीक कर सकते हो। तो इसके बाद जो लास्ट आप लोग की डिफॉर्मिटी होती है इसका नाम है फ्लैट फुट। तो फ्लैट फुट या फ्लैट फिट क्या होता है? तो देखो ये हमारा सिंपल वाला फिट, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, पानी के अंदर आप लोग ऐसा छप छप करना अपने पैर को और सूखी जगह पर रख देना, तो आप देखोगे कि आपका पैर ऐसा दिखेगा, हाँ है ना, जिसमें कि आप लोग का कर्व ऐसा दिखता है, क्योंकि लेग के अंदर जो ये वाला पोर्शन है ये सरफेस से ऊपर रहता है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो साइड में तो देखो ये ऐसा नीचे टच नहीं हो रहा है, ये हल्का सा उठा रहता है। एक्चुअल में आपका पैर ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि ये किस्म से ये जो हल्का सा कर्वेचर है ना, ये कुशन प्रोवाइड करता है, मैं कह सकता हूं आपकी बॉडी को सस्पेंशन प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन फ्लैट फिट वाले प्रॉब्लम में क्या होता है, जो फिट है एकदम
सीधा हो जाता है इस तरीके से, जहां पे आप लोग को इस तरीके से जो कुशन या जो सस्पेंशन टाइप का जो सरफेस मिल रहा था वो नहीं मिलता है। और जब सस्पेंशन प्रोवाइड नहीं हो पाएगा आपकी बॉडी में तो होगा क्या कि अगर आपने बहुत हैवी वेट कुछ उठाकर चल रहे हो या दौड़ रहे हो कर रहे हो तो कंटिन्यूअस प्रेशर आपके पैर में पड़ेगा और वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा ढंग से, और इस वजह से आपकी हड्डी भी टूट सकती है। फ्लैट फुट वाले प्रॉब्लम में ये देखने को मिलता है। तो पानी में पैर डुबाना और कहीं पे ऐसा छप छुप करना तो इस तरीके से उसका पैर दिखेगा, जिसमें आप लोग देखोगे कि पूरा इस तरीके से सिंपल ऐसे देखने को मिलता है। अब आप बोलोगे भैया किसको हो जाता है, तो याद रखिएगा ये मेनली आप लोग को देखने को मिलता है उन लोगों को जो वेट में ज्यादा मोटे रहते हैं। मोटे लोग जो रहते हैं ना उनको ज्यादातर देखने को मिलता है। जब छोटे बच्चे रहते हैं ना उनको भी फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जब आप उनको उठाओगे उनका पैर नीचे से देखना तो फ्लैट फुट रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे वक्त के हिसाब से ठीक हो जाता है। अब ये फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम कैसे और हो जाता है, अगर आप किसी को इंप्रेस करने के चक्कर में नाइकी एयर जॉर्डन खरीद लेते हो और बताते हो कि मेरे चाचा ने तो 80,000 का जूता लेकर आया, सबको मालूम है कि 1500 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, उसको इंप्रेस करने के चक्कर में आपने वाले जूते को पहने पूरे दिन भर, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब फर्स्ट कॉपी शूज पहनते पूरे दिन भर तो जब घर वापस आते तो सोल में बहुत दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जो घटिया शूज रहते हैं, फर्स्ट कॉपी शूज रहते हैं, लो क्वालिटी के शूज रहते हैं, उनका सोल बहुत बेकार रहता है और बेकार सोल वाले शूज रेगुलर पहनने की वजह से भी फ्लैट फुट वाला प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेटर है किसी को इंप्रेस करने के चक्कर पे नाइकी एयर जॉर्डन लेने से बेटर है लेंसर का 500 रुपए का जूता ले लो। अब ये बोलैक वाला प्रॉब्लम है आप अपने छोटे बच्चों को देख सकते हैं। जब आप उनको उठाओगे तो आप उनको खड़े करके देखोगे तो जो आपके जो छोटे बच्चे होंगे उनको भी बोलैक वाला, पर आपके छोटे बच्चे नहीं। तो आप ऑब्जर्व करोगे छोटे बच्चों को उठाने पे वो लोग ना अपनी बॉडी को बैलेंस करने के चक्कर में पैर बाहर कर लेते हैं। उनको स्टार्टिंग में बोलैक रहता है जब तक कि वो चलना ना सीख जाए, फिर जब वो चलने लग जाते हैं तो बोलैक वाला प्रॉब्लम बचपन में ठीक हो जाता है। लेकिन ये कई लोग को रहता है, ये मत सोचो कि बचपन में हो रहा है, कई लोग को ये बड़े होने पे भी रहता है ऐसा प्रॉब्लम। तो ये थे कुछ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। आइए जानते हैं इनको कैसे ठीक कर सकते हो। तो कुछ अलग अलग फॉर्म की एक्सरसाइजेस है, लाइक काइफोसिस को ठीक करना है। काइफोसिस क्या था? आगे की तरफ झुक जा रहे स्पाइन वाला प्रॉब्लम। तो काइफोसिस को ठीक करने के लिए देखो, अगर आपकी स्पाइन आगे की तरफ झुक गई तो ऐसी एक्सरसाइज करना जिससे आप पीछे हो सके, तभी तो आप सीधे हो पाओगे। अरे जब बॉडी सामने हो गई है तो उसके लिए आपको पीछे होने वाली एक्सरसाइज करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप सीधे हो पाओ। तो आप लोग क्या करें, देखो यहाँ पे इस तरीके से लटक के, हो सके तो पीछे इस तरीके से बैक बैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक योगिक आसन परफॉर्म किया जा रहा है। चेयर में यहाँ पे बैठकर भी आप लोग हो सके तो ऐसा पीछे हो सकते हो। इस तरीके से आप लोग पिलो को यूज करके भी कर सकते हो, भुजंगासन को परफॉर्म करके भी कर सकते हो, और सुपरमैन पोज को परफॉर्म करके भी आप लोग काइफोसिस को ठीक कर सकते हो। अगली एक्सरसाइज लॉर्डोसिस के हिसाब से बात करी जाए तो ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कि देखो आपका ये वाला पोर्शन अंदर घुस गया, ऐसी एक्सरसाइज करना जिससे आप सामने आ सको। तो आप लोग देखो ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे आप सामने आ सको, ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप सामने आ सको, ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप सामने आ सको, बस और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा स्कोलियोसिस की बात करी जाए तो स्कोलियोसिस में आप लोग को पुलअप्स करना चाहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है अगर आपको स्कोलियोसिस का प्रॉब्लम को ठीक करना है। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप लोग स्पाइन ट्विस्ट होती है उनको भी परफॉर्म करना है, वो भी बेनिफिशियल होती है। और इस तरीके से आप लोग अलग अलग फॉर्म के एक्सरसाइज और भी परफॉर्म कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। और अगर आप लोग को नॉकनी को ठीक करना है तो मैंने आप लोग बता चुका हूं कि हॉर्स राइडिंग वगैरह करो। नॉकनी में क्या होता है, नीज एक दूसरे के करीब आ जा रही है। तो देखो ऐसे खड़े हो कि यार नीज दूर दूर जाए, ये मत सोचो कि ये कुछ कर रहा है। चलो भाई, इसी के साथ साथ आप तितली आसन कर सकते हो, लंजेस कर सकते हो, साइड प्लैंक लगा सकते हो, आप लेट कर बीच में पिलो या बॉल रख के भी थोड़ी देर तक के वेट कर सकते हो। आप लोग धीरे धीरे करके ये बेनिफिट देगा नौकनी वाले प्रॉब्लम को भी। इसी के साथ साथ बोलैक को भी आप ठीक कर सकते हो, लाइक गरुड़ासन हो गया, अर्ध मध्य सेंद्रासन को परफॉर्म करके, या फिर आप ऐसा उल्टा लेट जाओ और दोनों पैरों के बीच में आप लोग कुछ कुशन टाइप के सरफेस को रख लो और काफी देर तक इसको होल्ड करके रखो, तब इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ राउंड शोल्डर वाली प्रॉब्लम को, तो राउंड शोल्डर में शोल्डर आगे आ गए थे, आपको क्या करना है, शोल्डर को पीछे करना था। ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपके शोल्डर पीछे हो सके, लाइक चक्रासन, धनुरासन, गौमुखासन, और या फिर इस तरीके से जिम में एक ना स्ट्रेचेबल वाली रोप रहती है, तो आप उसको रोप को जितना खींचोगे पीछे, फिर आगे लेना, रिलैक्स, फिर खींचना है, फिर रिलैक्स। तो ऐसे करके ये ठीक हो सकता है। या इस फॉर्म का जो एक्सरसाइज यहाँ पे किया जा रहा है जिसमें कि आप लोग अपने शोल्डर्स को ऊपर कर रहे हो तो भी ये ठीक हो जाता है। तो ये थे कुछ स्पेसिफिक मैं कह सकता हूँ करेक्शन जिसके थ्रू आप लोग अलग अलग पोस्चरल डिफॉर्मिटी को सही कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटी वाला टॉपिक खत्म। अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वुमेन को पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में अभी अभी से चालू हुआ है। ये मत सोचना कि यार जब से एंशिएंट ओलंपिक शुरू हुआ था तब से यार वुमेन का पार्टिसिपेशन अलाउड था। आप सभी लोग जानते हो एंशिएंट टाइम से अगर हम लोग देखें तो लेटर वैदिक के टाइम से ही वुमेन्स के ऊपर कई तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लग चुके थे। अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो वुमेन्स को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, वुमेन्स को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, सेकेंडरी क्लास के सिटीजन के तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो आपको क्या लगता होगा कि पहले के टाइम पे भले ही वो
कोई भी टाइम हो, चाहे वो मेडिवल टाइम हो, एंशियंट टाइम हो, हर टाइम में हमने ऑब्जर्व करे कि वुमन को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी मैन की तरह कभी दी नहीं गई है। तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि वुमन को क्या उस टाइम पे पार्टिसिपेशन अलाउ भी रहा होगा, नहीं रहा होगा। धीरे धीरे करके हमारा जो वर्ल्ड है अभी पुरानी बातों को दूर करते हुए वुमन के पार्टिसिपेशन को भी अब अलाउ करने लग गया है, और वुमेन्स को भी आज के टाइम पे हर फील्ड में पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो जॉब की फील्ड में हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, हर जगह वुमेन्स आज के टाइम में हर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले रही है। लेकिन हाँ, वुमेन्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़े हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो अगर हम लोग बात करें वुमेन के पार्टिसिपेशन कब स्टार्ट हुआ था स्पोर्ट्स में, तो याद रखना एंशिएंट ओलंपिक में तो पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं था, मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हो चुका था 1896 में, लेकिन वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ था ओलंपिक के अंदर 1900 में। याद रखना 1900 में वुमेन ने पार्टिसिपेट करी थी ओलंपिक में, और 22 वुमेन्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन करी थी अपना। इसके बाद फिर धीरे धीरे करके आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे 100 साल हुए तो धीरे धीरे करके यार यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया, और आप ऑब्जर्व करोगे कि आज के टाइम पे भी वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो चुका है ओलंपिक में। अगर हम बात करते हैं वुमेन का पार्टिसिपेशन इंडिया की तरफ से कब रहा है, कैसे रहा है, तो फर्स्ट टाइम पीटी उषा जी ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट करी थी ओलंपिक में, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे मेडल नहीं जीत पाई थी। लेकिन 2000 में करलम मल्लेश्वरी जी ने फर्स्ट वुमन बनी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में। इसके बाद फिर वक्त आते आते ढेर सारे यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिला, लाइक सानिया नेहवाल हो गए, मैरी कॉम हो गए, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, ऐसे ढेर सारे मेडल जीतने लग गए। और रियो ओलंपिक के अंदर साक्षी मलिक ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पीवी संधू ने जीता है सिल्वर मेडल, दीपा कर्माकर ने भी जीता है। तो आज के टाइम में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ढेर सारे वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है, और वुमेन अब धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हो रही है स्पोर्ट्स की फील्ड में। अब देखो एक चीज समझो, जितना ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ेगा और जितने मेडल्स यहाँ पे वुमेन जीतेगी, उतना ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा हमारे इंडिया की बाकी वुमेन को कि यार अगर वो लड़की जीत सकती है तो हम भी जीत सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाएगा। अब आप कहोगे कि यार भैया ऐसा क्यों हुआ, कि यार क्या रीजन था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन हमको इंडिया में इतना लेट देखने को मिला, या सोसाइटी में भी हम लोग को पूरे वर्ल्ड में भी ऐसा कम देखने को मिला। हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज की जेंडर इनइक्वालिटी सबसे बड़ा मेन मोटो रहा होगा, क्योंकि मेल कभी चाहते नहीं थे कि फीमेल उनकी बराबरी कर सके, ना ही पेरेंट्स ने कभी सपोर्ट किया होगा कि यार वो लोग स्पोर्ट्स में जा सके। ट्रेडिशनल सोसाइटी हमारी ऐसी है कि यार सोसाइटी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि यार लड़कियों को कहां आप खेलने कूदने भेज रहे हो, ये तो रोटी पकाने के लिए। इसी के साथ साथ लेस मोटिवेशन था, इंस्पिरेशन कोई नहीं था, और साथ ही साथ कई तो ऐसी औरतें रहती थी जो दूसरी औरतों को यार वो कर रही है कि यार अरे तुम तो औरत तो कैसे खेलने जा रही है, तो मर्द के काम, मतलब औरतें के पैर खींच रही है। सही तरीके से गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव्स नहीं स्टार्टिंग में उठाए थे जिससे कि यार स्पोर्ट्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। मेल डोमिनेंट कल्चर था, वुमेन कोचेस अवेलेबल नहीं थे, सही तरीके फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, लेस कंपटीशन था, लोगों के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं था। आज के टाइम में सीधी सिंपल बात कि अगर एक क्रिकेट मैच होता है तो वुमेन के क्रिकेट मैच को देखने बहुत कम लोग जाएंगे एज कंपेयर टू एक पल सा ओडीआई मैच में। ओडीआई सिंपल से मैच के अंदर भी आप लोग को ढेर सारे लोग मिल जाएंगे, पूरा स्टेडियम भरा मिल जाएगा, लेकिन वुमेन के मैच को देखने कोई नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं तो जब स्पेक्टेटर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी चीजें जिसकी वजह से यार हमको आज के टाइम पे मेल के कंपैरिजन में फीमेल का पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन अगर मेल के कंपैरिजन में करें तो फिर उतना नहीं है ना। बात करते हैं कि अगर वुमेन पार्टिसिपेट करेगी स्पोर्ट्स में तो क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल बेनिफिट उनका हो सकता है, जिसमें कि उनको जिसके थ्रू उनका हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है, डिसीजेस से दूर रह सकती है, वेट मैनेजमेंट कर सकती है। क्योंकि इंडिया में आज के टाइम में देखोगे, आज के टाइम में मैक्सिमम जो फीमेल है जो शादी हो जाती है उसके बाद फिर उनको कभी चांस नहीं मिलता है कि वो जिम जा सके या फिर कोई पार्क जा सके, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज कर सके। लेकिन अगर वुमेन पार्टिसिपेट करेगी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में तो जो ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री के अंदर स्पेशली देखने को मिलता है, वो रिड्यूस हो सकता है। फिजिकल फिटनेस बॉडी के अंदर उनकी इंप्रूव होगी। आप जानते हो ऑस्टियोपोरोसिस वाला एक प्रॉब्लम होता है जिसमें कि बोन डेंसिटी लो हो जाती है वुमन की। अगर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो बोन भी उनकी स्ट्रांग हो जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से एजिंग भी डिले हो सकती है और मसल स्ट्रेंथनिंग और बॉडी का फंक्शन अच्छे से होता है। तो ये बेनिफिट देता है वुमन के पार्टिसिपेशन को, तो इसके थ्रू वुमन को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगला है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट कैसे मिलते हैं, तो याद रखना स्ट्रेस और एंजाइटी से वो दूर रह सकती है, उनका मूड अच्छा रहेगा, अपने मेंटल हेल्थ को बेस्ट कर सकती है। डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से सास बहू की लड़ाई हुई तो जाके जरा थोड़ा सा बैडमिंटन बाहर खेल लिए तो थोड़ा माइंड शांत हो सकता है। उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, उनकी सेल्फ इमेज अच्छी होगी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप होगा अगर आप लोग वुमन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में करवाते हो तो। इसी के साथ साथ वुमन का पार्टिसिपेशन अगर स्पोर्ट्स में कराया जाए तो सोशल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ढेर सारे लोगों से मिलेंगे तो बोलना चालना सीखेंगे, लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर भी डेवलप होगी,
कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, टीम में कैसे वर्क करते हैं ये सब चीजें डेवलप होगी, और रिलेशनशिप भी यहाँ पे बिल्डअप होगी लोगों के बीच में। तो ये बेनिफिट आप लोग को मिलता है। तो आई होप यहाँ तक तुम लोग को क्लियर है। ये है वुमन पार्टिसिपेशन वाला टॉपिक। आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहीं तक था ये टॉपिक, टेंशन ना ले। तो अगला टॉपिक है आप लोग का स्पेशल कंसिडरेशन। तो अब ये स्पेशल कंसिडरेशन क्या होता है दोस्त? स्पोर्ट्स की फील्ड में अगर आप वुमन को पार्टिसिपेट करवाते हो तो आप जानते हो कि वुमन की जिंदगी के अंदर भी काफी सारे आप लोग को चैलेंजेस देखने को मिलते हैं जो मेल समझ नहीं सकता। मान लो किसी मेल को आप लोगों ने स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर दिए, 2 महीने बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने वाली है, तो ऐसे कुछ बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी ना जिससे कि उसकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस हिंडर हो सकती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वुमन की, 2 महीने बाद स्पोर्ट्स इवेंट है, मान लो यार जब इवेंट होने वाला है उससे 1 हफ्ते पहले पीरियड्स आ जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा यार। तो इसी चीज को हम लोग स्पेशल कंसिडरेशन करके रखने वाले कि आखिर कौन कौन सी चीजें जिसको हम लोग को यहाँ पे समझना है एक स्पोर्ट्स वुमन के लिए। तो ये चीज तो क्लियर है, ये जो स्पेशल कंसिडरेशन है ये एकदम नेचुरल कंसिडरेशन है, क्योंकि आज के टाइम में हर वुमन को ये चीज से फेस करना ही पड़ता है, चाहे वो स्पोर्ट्स वुमन हो या वर्किंग एस्पिरेंट हो या कोई वर्किंग लेडी हो या हाउसवाइफ हो। तो ये जो स्पेशल कंसिडरेशन पे हमको ध्यान देना है, ये 2 टाइप के, एक है मेनार्क और दूसरा है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक है मेनार्क। तो आखिर ये मेनार्क क्या होता है? तो मेनार्क एक ऐसे टाइप की कंडीशन है जिसमें कि यार फीमेल को फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आते हैं, जब फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग होती है, उसे को कहते हैं मेनार्क। अभी जो मेनार्क है, ये जो फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग आना है, ये डिफर कर सकती है कंट्री टू कंट्री। ऐसा माना जाता है कि जो गर्म देश रहते हैं वहां पे पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और जो ठंडे देश रहते हैं वहां पे पीरियड्स लेट आते हैं। जो फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग होती है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 9 साल से लेकर 16 साल के बीच में। अब कभी भी ये मत सोचना कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड हर किसी का हो सकता है, ये उनके बायोलॉजिकल, जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि कब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होगी। बेसिक सी बात है यार, कोई एक ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन जिसको कभी मतलब पीरियड्स नहीं आए, मान लो उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटी आने वाली है, कुछ आने वाला और बीच में मेनार्क वाली प्रॉब्लम आ जाए, तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस हिंडर होगी ना, प्रॉब्लम्स आएगी ना। फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग जब होती है भाई, ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग होती है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। जब ब्लीडिंग होगी तो काफी सारे न्यूट्रिशन की कमी आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी, आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जैसे आप लोग पहले कर रहे थे। तो इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी रहता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना जरूरी रहता है, सो दैट इन चीजों से आप लोग अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सको। इसलिए लड़की को उनकी दादी लोग कहते रहती है, आप लोगों ने सुने होंगे कि यार अच्छा खाया करो, अच्छी चीजें खाया करो, क्योंकि ऐसे टाइम में प्रॉब्लम ना आए, घी खाया करो, ये सब चीजें आप लोगों ने तो सुने ही होंगे। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक इसका नाम है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। देखो मेनार्क क्या है? फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग होती है उसको मेनार्क कहते हैं। मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन का मतलब ये कि मान लो कोई एक लेडी है, उसके पीरियड्स आने वाले थे लेकिन इस महीने मिस आउट हो गए, मैं कह सकता हूं एबनॉर्मलिटीज आ गई उनके मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में, उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। तो मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन क्या है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन कहा जाता है। अभी जो मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन है ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, इस टाइम पे क्रैम्प्स आ जाते हैं, फैटिग हो जाता है, हेडेक बहुत ज्यादा होता है, बैक पेन होता है, टायर्डनेस वाली प्रॉब्लम होती है। मान लो किसी वुमन को पीरियड्स ही नहीं आए, अब वो नहीं आए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाना, मूड स्विंग होना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन सबको भी कंसीडर करके रखना जरूरी है। ये प्रॉब्लम उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस को भी हिंडर कर सकती है और इस टाइम पे हाइजीन का ध्यान देना जरूरी है, क्लीननेस का ध्यान देना जरूरी है। तो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट स्पेशल कंसिडरेशन थे। आई होप तुम लोग को क्लियर हुए। बहुत छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगला टॉपिक है फीमेल एथलीट राइट, काफी इंपॉर्टेंट है। आखिर फीमेल एथलीट राइट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो फीमेल एथलीट राइट एक किस्म का सिंड्रोम है जो कि 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसे आप लोगों ने शुरू में देखे होंगे। पहला है क्या, लो एनर्जी बॉडी के अंदर हो जाना, दूसरा है मेंस्ट्रुएशनल डिस्टर्बेंसेस हो जाना और तीसरा है बोन की डेंसिटी गिर जाना। तो इन्हीं को रिलेट किया जाता है 3 टर्म से, जिसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा और तीसरा है ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये सिंड्रोम आप लोग को टीनेज और एडल्ट फीमेल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे। अब मान लो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ये प्रॉब्लम हो गई तो बहुत दिक्कत है ना भाई। तो आइए जानते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहला होता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसे टाइप की कंडीशन है जिसमें कि मान लो ये हेल्दी बोन है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस वाला प्रॉब्लम हो गया, उनकी बोन के अंदर देखो डेंसिटी कम होने लग जाती है। देखो कितने अजीब अजीब यहाँ पे छेद दिख रहे हैं, मतलब बोन की डेंसिटी यहाँ पे कम होने लग गई है। जब बोन की डेंसिटी कम हो जाती है इसका मतलब क्या, मान लो कोई स्पोर्ट्स वुमन खेल रही है बैडमिंटन और गलती से हाथ झटक गया या फिर लग गया, कुछ चोट लग गई, इंजरी हो गई, तो जल्दी से फ्रैक्चर आने की कंडीशंस रह सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसे टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें कि बोन की डेंसिटी कमजोर हो जाती है, यहाँ पे बोन वीक हो जाती है, बोन की डेंसिटी लो हो जाती है, जिस वजह से फ्रैक्चर्स इजीली आ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपने वो ऐड देखी होंगे ना, एक हॉर्लिक्स आता है फिर बोर्नवीटा आता है, जिसमें ऐड आता रहता है कि 40 के बाद हड्डियां कमजोर होने लग जाती है वुमन की, तो वो वुमन हॉर्लिक्स पिलाए। तो उसका मेन काम क्या है, यही है। अब ये प्रॉब्लम कब देखने को मिल सकता है, जब एस्ट्रोजन लो होने लग जाए वुमन की बॉडी के अंदर। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और अगर ये कंडीशन अगर ठीक नहीं हुई तो ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को खराब कर देगी और उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स वुमन का करियर खराब हो जाएगा आगे जाके।
तो इन चीजों पे फोकस करना जरूरी है, इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ट्रीट कर सके, स्टार्टिंग से उसको ध्यान देते हुए चले। अब क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो लो एस्ट्रोजन लेवल की वजह से हो सकता है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, तो इन सभी चीजों की वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर कैल्शियम रिच डाइट कंज्यूम करे, प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करे, विटामिन डी को कंज्यूम करे, चाहे तो सनलाइट से या फिर सप्लीमेंट के थ्रू, तो इसको ठीक किया जा सकता है। इसी के साथ साथ स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन हमको नहीं करना है, अगर करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वीकली चेकअप कराते रहना चाहिए ऑस्टियोपोरोसिस वाले प्रॉब्लम के लिए, और साथ ही साथ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते रहना चाहिए सो दैट ये प्रॉब्लम ना हो सके। अगला होता है एमेनोरा। अब देखो, एमेनोरा और मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन मतलब कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाना। अब एमेनोरा क्या है? एमेनोरा का मतलब ये कि अगर कोई स्पोर्ट्स वुमन इंटेंस एक्सरसाइज कर रही है, एक्सरसाइज, लेकिन जितनी वो कैलोरी बर्न कर रही है उतना वो खाना नहीं खा रही है, और जब वो खाना नहीं खाएगी अच्छे से और ज्यादा एक्सरसाइज करेगी तो क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी, और इसी कमजोरी के चक्कर में उस स्पोर्ट्स वुमन के अंदर मेंस्ट्रुएशनल डिस्फंक्शन हो जाते, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते। क्लियर दोस्तों? एमेनोरा समझ में आया? मतलब क्या? इंटेंस एक्सरसाइज करे जा रहे लेकिन खाना ढंग से नहीं खा रहे, जिस वजह से हार्मोन के अंदर इम्बैलेंसमेंट आ जाएंगे और इरेगुलर ब्लीडिंग, इरेगुलर पीरियड्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, पीरियड्स स्टॉप ही हो जाएंगे, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम रहती है। तो इस कंडीशन को कहते हैं एमेनोरा। तो एमेनोरा की कंडीशन में हेयर लॉस देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, और कई बार तो विजन यहाँ पे खराब हो जाता है, साथ ही साथ फेशियल हेयर्स आप लोग को आ जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। तो अगला टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। तो कई एथलीट ऐसी रहती है जो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अपने वेट को लूज करना चालू कर देती है, और लूज करने के चक्कर में सफिशिएंट अमाउंट की कैलोरी भी कंज्यूम करना भूल जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर ढेर सारी डेफिशिएंसीज देखने को मिल सकती है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अपनी बॉडी का वेट कम कर दूंगी तो मेरा इंप्रूवमेंट अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी, लेकिन अगर कैलोरी सही तरीके से कंज्यूम नहीं करी जाएगी, स्पेसिफिक आपके डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग भी कंज्यूम नहीं की जा रही है, तो फिर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, फिर बॉडी कमजोर होने लग जाएगी। तो कई अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू ये ईटिंग डिसऑर्डर वुमेन्स करती है, आइए जानते हैं इसको। तो सबसे पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, वुमन एक दिन उठेगी नींद से और देखेगा अरे मेरा वेट बढ़ गया, मैं क्या करूं? तो क्या करने लग जाती है वुमन? आज से खाना बंद, सुबह का खाना बंद, शाम का खाना बंद, दोपहर का खाना बंद। अरे तो खाएंगे कब फिर? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ऐसे टाइप का जो आप लोग को ईटिंग डिसऑर्डर है इसे कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर लोगों को लगने लग जाता है मैं तो बहुत मोटी हो रही हूँ, उस चक्कर में वो लोग खाना बंद कर देते हैं, किस लिए? कि वो मोटे ना हो जाए। तो अगला होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो ये एक ऐसे टाइप का डिसऑर्डर है जो फीमेल एथलीट करती है कि यार उनका दिल भी हो रहा है गुलाब जामुन खाने का, 2 गुलाब जामुन खाए और जाके उल्टी कर दी है, मतलब खाते से उल्टी कर दी है। तो इससे क्या हुआ कि यार शरीर को तो लगा कि गुलाब जामुन खा लिए, लेकिन वो गुलाब जामुन अंदर नहीं गए, बाहर आ गए, और वो पेट में जाकर फिर बॉडी को यार मतलब कि हिंडर भी नहीं करे। लेकिन ये बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करना भाई कि खा ली और उल्टी कर रहे हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है आपकी बॉडी के अंदर। तो इसे कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें बेसिकली क्या रहता है कि आप लोग एक्सेसिव अमाउंट में फूड कंज्यूम करो और बाद में जाके वोमिटिंग कर लो कि यार वेट गेन ना हो जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस टाइप का ईटिंग डिसऑर्डर है, और ऐसा भी कहा जाता है कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है भाई। तो ऐसे टाइप की उल्टी सीधी हरकतें नहीं करना है कि आप लोग खुद से जानबूझ के वोमिटिंग कराने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। ये टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना और ग्रुप को, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लेना, सो दैट हम लोग हमेशा यहाँ पे अप टू डेट रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त यार को शेयर करना। और अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी में लाइव सेशंस पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी में ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ। इसी के साथ साथ आप लोग मेरे साथ इंस्टा में ज्वाइन जरूर रहना भाई। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। और स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बैंक रिकमेंड किया था ओसवाल गुरुकुल के 10 ईयर के सॉल्व पेपर, इसको जरूर ले ले। इसके अंदर आपको फिजिकल एजुकेशन के अलावा सारी सब्जेक्ट आप लोग को मिल रहे सिर्फ एक बुक के अंदर। तो आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आपके जो टोटल 5 सब्जेक्ट है वो इसके अंदर इंक्लूड है, इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ले लो, तगड़ी बुक है। इसके साथ आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेस्ट बनाएं। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।